जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बजट में जो आज एक बड़ी बात और सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि टैक्स में अब छूट की जो लिमिट था वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, यानी कि 12 लाख छूट को बढ़ा दिया गया, जो अब तक 7 लाख पर छूट मिलती थी। अब इसको लेकर के क्या है, जो नया सिस्टम है, न्यू रिजीम जो आया है टैक्स का, उसमें आपको कितना टैक्स देना होगा, आपकी कितनी कमाई है तो, और ये न्यू रिजीम पूरा का पूरा क्या है इसका आप देख सकते हैं। 4 लाख तक की कमाई पे शून्य है टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, फिर आ जाइए 12 से 16 15%, 16 से 20 पर 20%, और 20 लाख से 24 लाख पर 25, और 25 के ऊपर 30% का ये स्लैब है। लेकिन कहा जा रहा है 12 लाख तक की छूट, तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 12 लाख तक छूट तो फिर ये 4 से 8 लाख पर 5 क्यों, 8 से 12 लाख पर 10% क्यों, इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर कैसे इस पूरे टैक्स को समझे और न्यू रिजीम को कैसे समझे जिसे बजट में कहा गया है। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं इस वक्त, पंकज मिश्रा जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जरा बताइए, ये तिलस्म क्या है? 12 लाख तक छूट तो फिर ये 4, 8, 8, 12 क्यों? देखिए, ये एक स्लैब है जी, इनकम टैक्स स्लैब है ये। अगर आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको टैक्स इस स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 12 लाख, सपोज करिए 15 लाख रुपए का इनकम है, 0 से 4 0%, एक स्लैब बन गया आपका। तो 15 में से 4 लाख निकल गया, 4 लाख निकल गया, वहां पर कुछ नहीं लगा आपको? कुछ नहीं लगा। फिर आप आगे आ जाइए। हाँ, फिर 4 से 8 में कितने लाख का गैप है? 4 लाख का। 4 लाख का गैप है। इस 4 लाख पे फिर 5% आपको टैक्स बना वहां पे। तो ये 4 लाख पे 5% का टैक्स बना। 15 लाख रुपए में से आपके 8 लाख रुपए निकल गए। हाँ। इस पे 4 पे टैक्स नहीं लगा, फिर 4 पे 5% लगा। अब आप आ जाओ 8 से 12, 8 से 12 में फिर 4 लाख रुपए आते हैं, कितना आ गया? 10% टैक्स उस पे आपको। तो ये 20,000 तो ये हो गए, और ये 40,000 ये हो गया आपका, 40,000 यहाँ पर हो गया। इस 4 लाख पे 10% लग गया, इस 4 लाख पे तो टोटल 15 में से 12 लाख निकल गए। हाँ, अब बच कितना गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख और अभी तक हुए हमारे कितने भी जोड़ लेते हैं ना, यहाँ 20, वहाँ 40, 60,000 रुपए हुए, तो 60,000 तक का टैक्स हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, 12 से 16 लाख में 15% टैक्स है। हाँ। 15 लाख, 3 लाख रुपए यहाँ पे बच गया आपका। 15%, 45,000। 45,000, तो आप टोटल टैक्स 3 लाख पर 45,000 रुपए लग गया आपका। तो वो कितना हो गया आपका? 60 और प्लस 45, 1,05,000 ये यहाँ तक बन गया। हाँ, 1,05,000 टैक्स हुआ। 1,05,000 का टैक्स यहाँ पे आपको बन गया एज पर दिस स्लैब। 15 लाख की कमाई पर, 15 लाख की कमाई पर। अब बताता हूँ छूट कैसे है। हाँ। अब छूट आप समझो, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, सेक्शन 87A है रिविट, जिसमें इन्होंने कहा अभी फाइनेंस बिल में वर्ड 7 लाख को वर्ड 12 लाख से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके। जो 7 लाख रुपए तक का टैक्स का बेनिफिट हम आपको पहले देते थे, अब वो 7 लाख के जगह पे हम 12 लाख रुपए तक। तो अब इसको समझिए कि ये आपको जो 7 लाख तक पर जो छूट मिलता था, यानी जितना टोटल का पहले टैक्स निकालिए उसमें से फिर आपको बताऊं 7 लाख तक की भी छूट मिलती थी पहले, आपको मिलती थी। हाँ, मिलती थी। उसमें भी इसी स्लैब से कैलकुलेट करते थे। तरीका वही रहेगा, तरीका वही था। 0 से 3 था पहले, जिसको 0 से 4 किया इन्होंने, राइट। अब फिर आगे ये स्लैब बनाया, तो कैलकुलेशन उसी स्लैब में जाके होती थी। 7 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाता था, उसी तरीके से अप टू 12 लाख रुपए। अच्छा, पहले के स्लैब क्या थे? 0 से 3, 0 से 3 था, फिर 3 से 6 था, फिर 6 से 9 था, 9 से 12 था। और परसेंटेज यही थे क्या? परसेंटेज यही थे। तो यानी कि इसमें भी एक छूट दी गई है कि अब 4 लाख तक शून्य हो गया। 0 से इन्होंने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज किया है। इसका सर एग्जम्पशन लिमिट के पीछे कारण है। हाँ। एग्जम्पशन लिमिट के पीछे ये कारण है, जो सेक्शन 139(1) है इनकम टैक्स का, वो कहता है कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स शैल पे एन इनकम टैक्स और शैल फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। ओके। तो ये वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है वहां पे। वो इनकम मान लो 13 लाख रुपए है टोटल, ग्रॉस सैलरी 13 लाख रुपए, उस 13 लाख रुपए में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो आपका कितना बच गया? 12,25,000 बच गया। हाँ। वो 12,25,000 आप के ऊपर स्लैब लगेगा। फिर उसके बाद स्लैब निकालना शुरू कर दीजिए। ये जो हिसाब है, तो 75,000 पहले, तो मोटा मोटी हम यूं समझ सकते हैं कि 12 लाख आपकी जितनी भी इनकम है साल की, 12,75,000 पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, आप ये मान के चल सकते हो, है ना? मतलब मोटे मोटे हिसाब के तौर पर तो यही निकलेगा नेट रिजल्ट। अब इसके बाद मान लीजिए किसी की का इनकम 20 लाख है जी, 12,75,000 पर तो टैक्स नहीं लगना है उसे। उसके बाद बचे 7 लाख 25,000, 7.25 लाख। उसमें और भी बचाने का स्कोप है टैक्स?
सर वो तो टैक्स फिर आपका कैलकुलेट होगा, इस स्लैब से कैलकुलेट होगा। नहीं, जैसे होता था ना कि बच्चे का ट्यूशन फी, वो सब तो अब सर वो सारी चीजें पुराने रिजीम में थी। हाँ। जो आपको सेक्शन 80C था, उस 80C में बच्चे का ट्यूशन फी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते थे। वो यहाँ इस पर बजट में कुछ आज कहा नहीं गया। नहीं, उस पे नहीं निर्मला जी ने नहीं कहा उन्होंने कुछ कि वो जारी रहेगा कि नहीं जारी रहेगा। वो तो जारी है, जारी ही रहेगा, वो तो मिलना regime ही भी जारी है। बट ये जो छूट मिल रही है आपको न्यू रिजीम में मिल रही है। हाँ, ये छूट 12 लाख रुपए तक, ओनली इफ यू एक्सरसाइज द न्यू रिजीम देन यू विल बी एलिजिबल फॉर गेट दिस बेनिफिट। डेफिनेटली। तो और ऑब्वियसली क्यों नहीं लोग इसमें, चूंकि बड़ा छूट है, 12 लाख तक की छूट मिल गई है, तो ओके। अच्छा, इसको लेकर के क्या क्लैरिटी हम लोग बना पा रहे हैं? कुछ सवाल हम लोग समझते हैं, अगर किन्हीं के पास सवाल हो। जी अमरिंदर जी। टीसीजी जो टैक्स है उसको लेकर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले तो ये माना जाता है कि मतलब 12 लाख तक अगर एग्जेम्प्ट कर दिया तो उसके ऊपर जो एलटीसीजी बनेगा उस पर कैलकुलेट करेंगे आप, जो 12.5% का जो टैक्स लेवल। लेकिन एक एज्यूम कीजिए एक सिचुएशन कि किसी की सैलरी, टोटल एनुअल सैलरी जो 8 लाख 7 लाख ही है, तो क्या तब भी पूरे एलटीसीजी की जो कमाई हो 12 लाख के अंदर लाकर और पूरा 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, या एलटीसीजी वहाँ फिर तब भी सेपरेट लगेगा? जी, इन्होंने कहा है कि जो ये 12 लाख रुपए तक छूट मिलेगा आपको, वो नॉर्मल इनकम पे मिलेगा। आपकी जो नॉर्मल इनकम है, जो स्पेशल रेट वाले इनकम है, वो इसमें कवर नहीं होंगे, सब्जेक्ट टू दी एग्जम्पशन लिमिट। जो 2.5 लाख रुपए तक की, जो ये 4 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट आ रही है, सब्जेक्ट टू दैट लिमिट आपका जो चार्जेबल टू टैक्स होगा वो नॉर्मल इनकम अलग से चार्जेबल टू टैक्स होगा, जो इस स्लैब के अकॉर्डिंग होगा, और जो स्पेशल रेट का इनकम है वो स्पेशल रेट में जाके चार्जेबल टू टैक्स होगा, सब्जेक्ट टू दिस 0 to 4 लाख रुपीज। तो अगर एफडी से इनकम आ रहा है या रेंटल इनकम आ रहा है, एफडी इज नॉट चार्जेबल टू स्पेशल रेट, राइट? Okay. जो कैपिटल गेन में जहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दीज बोथ आर चार्जेबल टू स्पेशल रेट। तो वो अलग रहेगा इसमें। एफडी जो है नॉर्मल रेट ऑफ इनकम में कवर होगा मेरे ख्याल। तो वो इसमें जुड़ेगा, रेंटल इनकम इसमें जुड़ेगा, रेंटल इनकम इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि रेंटल इनकम पे भी सेव स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन कैपिटल गेन वाला नहीं। कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी इनकम हो गई, ये सारे इनकम्स कुछ ऐसे हैं जो विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, आप जाते हो कौन बनेगा करोड़पति, जीतते हो और जीत के पैसा लाते हो, तो उस पे फिर 30% जो रेट, हायर रेट ऑफ टैक्स है उस वाला, बट स्लैब इसमें वो टैक्स लेगा, हायर रेट ऑफ टैक्स में जाकर के वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा आपका, स्पेशल रेट लगेगा। सरकार को तो कमाई चाहिए, तो अपने रास्ते तो वो बना के रखती है। जैसे जितने भी हमारे साथ साथी हैं, कई सालों से काम करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जी। अब वो तो देखना पड़ेगा जी, तो हमारे लिए क्या अचानक अनु जी, माइक को जरा जाते हैं, न्यू रिजीम में अगर जाते हैं तो ये इससे फायदा होगा, ये कन्फ्यूजन देखिए सबके मन में है। जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे ना, एज पर इनकम टैक्स पोर्टल, न्यू रिजीम इज अ डिफॉल्ट रिजीम, मतलब बाय डिफॉल्ट आप उस रिजीम में चले जाओगे। अगर आपको पुराने रिजीम को ऑप्ट करना है तो एक फॉर्म 10 IEC फॉर्म है, वो फॉर्म भरना पड़ता है कि आई एम विलिंग टू एक्सरसाइज द ओल्ड रिजीम, तो वो फॉर्म एक्सरसाइज करके आप जब फाइल करोगे देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर दैट रिजीम। टैक्स बचाने का तरीका समझना हो तो अभी मौका है। इसमें अभी थोड़ा माइक को पास ले आइए जी। अभी जो है मिडिल क्लास में ऐसी सरकार की तरफ से उम्मीद थी कि टैक्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने बहुत ज़्यादा इसमें अभी इनिशियली यदि देखा जाए तो सरकार ने काम भी किया है, दिख रहा है। लेकिन अब ये बताइए कि इसमें आगे जो भी फ्यूचर देख रहे हैं, यदि उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा करें या सेविंग ज़्यादा करें? ओके, तो ये टैक्स से जो बेनिफिट मिल रहा है, ये समझना ये चाह रहे हैं जी, तो उस पैसे का क्या बेहतर कि सेविंग मतलब बैंक में डालें या इन्वेस्ट, ये ना बैंक में डालें, एफडी बनाएं, या इन्वेस्ट करें मार्केट में, शेयर मार्केट में, आप ये समझना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में? ये तो देखिए ये बहुत लोगों के मन में नए तरीके से आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पैसे बचने वाले हैं थोड़े, तो उसका कहाँ लगाएं? पैसे बचने के बाद डिपेंड करता है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या है, कितना है, हाउ मच यू कैन अब्सॉर्ब द रिस्क इफ इन फ्यूचर you are going to have in case of unforeseen circumstances, right? तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। अदरवाइज अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हैं सर, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू।
कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, जहां से गारंटेड रिटर्न मिल रहा है वहां पे कर लो। नहीं, लेकिन एक या- ओवरऑल अगर पैसे को ग्रो कराना है आपको और आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं सोच रहे हैं, तो क्या एडवाइजेबल रहता है कि इंडिया के इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए, टोटल जो ओवरऑल सिनेरियो है, आप एज अ फंड मैनेजर क्या सजेस्ट करेंगे? आपकी राय क्या सर है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है यार मुझे रिस्क नहीं लेना है, राइट, तो हम एक्सरसाइज करते हैं कि जी जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कंफर्म्ड है, जी आपको उतनी मिनिमम गारंटी का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि जी नहीं, आई हैव सम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ कैपिटल लॉस, तो यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ रिस्क, हाई रिस्क हाई रिटर्न। No risk, no gain. नो रिस्क नो गेन। तो दिस इज ऑल द कंसेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग। तो आप ये कहना चाह रहे हैं पंकज जी कि अगर जिस दिन आपको ये लगे कि ठीक है, ये 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको डाल देते हैं मार्केट में, आया तो आया, नहीं आया, डूब गया तो डूब गया, कोई परवाह नहीं, तो उस पैसों को मार्केट में लगाइए। लेकिन लगे कि नहीं, ये 1 लाख से मेरा कम नहीं हो, बढ़े ना बढ़े, अगर ये है सिचुएशन, तब तो उसको एफडी में डालिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये डिपेंड अपॉन द रिस्क टेकिंग वही एपेटाइट। कि आपका कितना सरप्लस है और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब जो कहते हैं कि लॉस का एपेटाइट क्या है, कि कितना नुकसान झेलने की क्षमता है, उस पर तय होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। हालांकि एक मोटे तौर पर इकोनॉमी में ये कही जाती है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहां पर ओवरऑल ग्रोथ ही हो रहा है मार्केट का। तो जिन्होंने भी 2 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा करके 500,000 रुपए भी महीने का, वो ओवरऑल उनको गेन दे रहा है मार्केट, बैंक से कई गुना ज्यादा। ये अभी तक का रिकॉर्ड है क्या? अदरवाइज मार्केट इन्वेस्टमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, ये तो लिखा ही रहता है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज अजम्पशंस आल्सो, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक और सवाल था, ये किराए पर टीडीएस 2,40,000 से बढ़ाकर जो लिमिट है उसका 6 लाख किया गया, तो ये क्या है, इसको समझा सकते हैं क्या? सर एक्चुअली टीडीएस की जो लिमिट होती है ना, तो सेक्शन 1 रेंट की बात कर रहे हैं आप, सेक्शन 194I में इंपॉर्टेंट होता है कि वेयर एनी पेमेंट इज पेड और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। ये तो कॉन्सेप्ट होता है। तो जो पेयर होता है उस पेयर को टैक्स काट के पेमेंट करना होता है। जैसे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका टीडीएस कटता होगा, राइट, बिल्कुल। और टीडीएस कट के आपको पैसे मिलते होंगे और टीडीएस आपके पैन पे जमा हो जाता होगा। अब आप बताओ कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आप सैलरीड एम्प्लॉई हो? अगर वो आपके पैन से एसेस करना चाहे तो आपको कैसे पता लगेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा? तो वो पैन इज अ मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग पॉपुलेटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। सिमिलरली जो ये रेंट जो पे कर रहे हैं और रेंट जो ले रहे हैं, अभी इन्होंने देखा कि 2.5 लाख रुपए के लिमिट पे 2,40,000 था ना अभी, तो उसके उस पे टीडीएस उतना अमाउंट होने के बाद टीडीएस काट के जमा करना कंपलसरी नॉर्म्स हो जाता था। ठीक, वो लिमिट कर दिया कि जब किसी को 6 लाख का है, 6 लाख के बाद है, उस पर आप काटना अप टू 6 लाख रुपए तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यानी कि उस बंदे को रेंट पे पैसा ज्यादा मिलेगा, वो भी खर्चा ज्यादा कर पाएगा। समझे ये बात? तो ये पोजीशन है। जैसे किसी का मान लो इसको अगर 50,000 रुपए रेंट है किसी को, ठीक है, तो हर महीने उसको 45,000 रुपए मिल रहे हैं और 5,000 किसको जा रहा है? गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, अज्यूमिंग। तो ये तो जो रेंट ले रहा है, जिसको मिल रहा है, जो रेंट ले रहा है ना, हाँ। अगर 6 लाख पे किसी ने रेंट पे प्रॉपर्टी दिया, 6 लाख रुपए पे अभी तक के सिनेरियो में, और उस पे मान लो 10% टीडीएस कटता है, तो पूरे साल में 6 लाख के ऊपर 10% 60,000 टीडीएस कट जाएगा और 5,40,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो 60,000 रुपए, वो 60,000 रुपए आपको वापस कैसे मिलेगा? वो आपके पैन पे जो टीडीएस काट रहा है वो जमा करेगा। ठीक है। अच्छा, इस किराएदारों से रिलेटेड, अच्छा, बिजनेस सेगमेंट की बात। इसका एक और मतलब ये भी है क्या कि मान लीजिए मैं अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में रह रहा हूं और मेरा पहले 2.5 लाख तक का रेंट पे टैक्स की छूट मिल जाती थी, टैक्स रिबेट मिलता था, अब वो बढ़ करके 6 लाख हो गया है कि 6 लाख तक भी अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो वो टैक्स में रिबेट मिलेगा। ये नहीं है इसका मतलब? नहीं, इसका वो मतलब नहीं है, वो अलग मतलब है, वो टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस का प्रोविजन आज जो अनाउंसमेंट है वो क्या है सर? वो इसका 12 लाख से उस 6 लाख रुपए का कुछ लेना देना नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है। पहले था ना कि टैक्स बचाने के लिए हम वो 2.5 लाख का रेंट रसीद लगा देते थे। वो डालते थे जहां पे आपको हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1014 कैपिटल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मिलता था,
जिसमें वो अप टू 1 लाख रुपए तक आपसे पैन नहीं मांगते थे, उसके बाद पैन बोलते थे दे दो। राइट। तो 15,000 रुपए या 12,000 रुपए महीने के हिसाब से जो भी आपके सैलरी स्ट्रक्चर का होता था, सैलरी स्ट्रक्चर है, और डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशन, सेक्शन 1014 कैपिटल ए में जो कैलकुलेशन बनता था वो 3 स्ट्रक्चर है, कंडीशंस हैं, मिनिमम ऑफ दैट इज एग्जेम्प्ट, और उससे ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाता था, वो चीज एग्जेम्पशन मिलती थी आपको। तो ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब यही है ना? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज डिफरेंट सर। तो आज जो अनाउंसमेंट हुआ में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, वो हाउस रेंट अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस इज डिफरेंट, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके 2 हाउस हैं जी, उस 2 हाउस में से पहले था कि आप किसी एक हाउस का एनुअल वैल्यू 0 ले सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि आप दोनों हाउस का एनुअल वैल्यू हम 0 देंगे आपको। ओके, ये बात कही है उन्होंने कि अप टू 2 घर तक आपको एनुअल वैल्यू 0 मिलेगा उसकी। हमारे दर्शकों के लिए अभी हमें बताना था, और उससे रिलेटेड जो सवाल थे, आपको अगर अभी भी कुछ सवाल लगते हैं तो आप सीधे लाइव टाइम्स पर हमें लिख सकते हैं। क्या आपको ये पसंद आ रहा है न्यू टैक्स रिजीम जिसका ऐलान आज बजट में हुआ है? ये भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए लोगों से, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चल पाए इसके बारे में जो हमें टैक्स एक्सपर्ट ने यहाँ पर बताया है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू।